हाँ जी, कल अपन बात कर चुके, मतलब लास्ट क्लासों में अपन जो बात कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट देख रहे थे, विद्युत आवेश के बारे में देख रहे थे, आवेश क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी। अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कंक्लूजन दे रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने देखा कि चीजें जो है वो आवेशित हो जाती हैं। उन पर दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और वो आवेश जो अगर पॉजिटिव आवेश होते हैं तो एक दूसरे को वो जो है वो रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि विजातीय आवेश होते हैं जैसे कि प्लस और माइनस, यदि तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, एक दूसरे को ये जो है वो इसको धकेल रहा होगा, ये इसको धकेल रहा होगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। वो बल कितना होता है, जैसे मान लीजिए ये आवेश है, दोनों आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बल लग ही रहा होगा ना, कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। वो बल ज्ञात करने के लिए जो है कूलाम ने कुछ नियम दिया, उसको हम जो है वो कूलाम्स लॉ बोलते हैं। एक बार फिर से मैं डायग्राम थोड़े से छोटे करके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। फिर से मैं बात करता हूँ, वही धनावेश यदि है और ये भी धनावेश है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये इसको धक्का देगा, ये वाला जो है वो इसको धक्का देगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इस दिशा में डायरेक्शन रिपेल हो रहा होगा तो कोई ना कोई फोर्स से कर रहे होंगे। और यह सेम बात यदि मैं विजातीय आवेशों की करूं, अलग अलग आवेशों की करूं, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो वो भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने देखा फोर्स जो है वो सदिश राशि है, बिल्कुल आप जानते हो, है ना। अभी के बारे में स्केलर बात कर रहा हूँ मैं, केवल अब स्केलर के रूप में बात कर रहा हूँ। तो अभी केवल इतना याद है आपको कि हमने जो पढ़ा था, आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब कि प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अलग अलग करेंगे, या फिर एक दूसरे को पास लाएंगे। दोनों दोनों तरह के आवेश होते हैं। अच्छा, हम ये भी देख चुके हैं कि किसी चीज को आवेशित किया भी जा सकता है ना, वो धातु हो चाहे अधातु हो, दोनों को ही आवेशित किया जा सकता है। और आवेशन की अलग अलग तकनीक भी होती है, छूकर भी आवेश कर सकते हैं हम और दूर से भी आवेश कर सकते हैं। एक छड़ के द्वारा एक धातु के गोले को आकर्षित आवेशित करना आपको सिखाया, है ना। एक उदाहरण भी देखा था कि धातु के गोले से कैसे धनावेशित किया जा सकता है। एक धातु के तार को अगर जमीन से जोड़ दें हम तो उसको भी देखा है आपने, है ना। ये सारी चीजें जो आवेश के बारे में देखी थी। फिर उसके बाद बात ये आ जाती है, यदि दो आवेश हैं, बोल रहे हैं एक दूसरे को या तो रिपेल कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं। मतलब रिपेल कर रहे हैं मतलब दूर दूर भेज रहे हैं, या अटैक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बल तो लग रहा होगा ना, कुछ ना कुछ बल होगा। बल का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ ना कुछ मान तो होगा, है ना। वो मान ज्ञात करने के लिए कुलाम ने हमको नियम दिया। वो जो नियम था वो बोलता था कि ये जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के। जैसे मान लीजिए अगर ये चार्जों का नाम जो है वो Q1 Q2 है, यदि तो उन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लीकेशन में होता है। और उन दोनों की दूरी के, मान लीजिए दोनों की दूरी जो है वो अगर r है, यदि इन दोनों के चार्ज की दूरी जो है वो यदि r है, तो उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/r², है ना, 1/r² होता है। तो अगर इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन के रूप में लिखें तो आप हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है F proportionals to Q1 Q2। अब ये अपन देख चुके हैं, मैं इसी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जस्ट। ये आ जाता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बोले एफ, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज करें इक्वल्स टू के साइन में, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, के बोलते हैं हम उस कांस्टेंट को। और उसको जो है वो Q1 Q2 ही रहता है और अपान में रहता है r²। यहाँ पर के क्या होता है, ये जो है ये कहलाता है कूलाम नियतांक कहलाता है। आप बोल सकते हो कूलाम नियतांक, बोल सकते हो इसको कूलाम कांस्टेंट बोल सकते हो, आपको कूलाम नियतांक। इसका मान कितना होता है, नियतांक, इसका मान कितना होता है। यदि आप मान के बारे में चर्चा करेंगे तो अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं इसके मान के बारे में। 2 मिनट में पेज बढ़ा दूं, कम पड़ रहा है। कूलाम नियतांक बोलते हैं अपन इसको। और इसका जो मान होता है वो होता है, प्रैक्टिकली जो मान होता है 9 × 10⁸ कुछ होता है ना। वैसे तो कुछ 8.9 का 9 कुछ होता है, एग्जैक्ट हमारा नहीं है ये, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए 9 × 10⁸ कर लिया। किसी को याद है, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 10⁸ मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 10⁸ ही होता है ना के का मान, जहां तक आपको याद हो, थोड़ा बहुत याद होगा। अगर एक बार मैं कंफर्म कर लूं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना आए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को।
किसी को भी याद नहीं है? चलो फिर देख ही लेता हूँ मैं, बुक में 2 मिनट दीजिए मुझे। के का जो मान होता है 9.9 होता है, ये 9.8 नहीं होता, 9.9 होता है ना। 9 इंटू 10⁻, किसी का मैसेज आया, 9 इंटू 10⁻8 नहीं होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। अच्छा, इसकी इकाई की बात कर लें। इसकी इकाई क्या होती है? हर चीज की कुछ ना कुछ इकाई तो होती है ना। इसकी इकाई क्या होती है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, इसकी इकाई जो है वो इस फॉर्मूले के तहत निकाली जा सकती है। इसकी फॉर्मूले जो के कारण जो है वो निकाली जा सकती है। कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी इकाई? के की इकाई चाहिए ना, बाकी सबकी इकाई पुट कर दो। जो एफ की इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। न्यूटन बराबर से के की इकाई ज्ञात करना, नहीं मालूम है, मैं के को के ही लिख दिया। Q1 Q2 क्या होता है? कूलाम इंटू कूलाम, यानी कि कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आर डिस्टेंस है, मीटर में नापी जाएगी तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमको किसकी इकाई चाहिए? इसकी इकाई। बाकी इन चीजों को क्या ले जाएंगे हम? बराबर के इस साइड ले जाएंगे। तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कूलाम का स्क्वायर जो है वो बटे में जाएगा। बटे में क्या जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो के की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। के की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। -2 क्यों लिख रहा हूं मैं? ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। के की इकाई क्या हो जाती है? कूलाम कांस्टेंट की इकाई क्या हो जाती है? इसका मान कितना हो जाए? 9 इंटू 10⁻9 और इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, है ना। तो ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। के का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 9 इंटू 10⁻, कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 होता है ना। और इकाई भी याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। अच्छा, बाद में पता चला ये इकाई जो है वो चेंज कर दी गई है। जो इकाई ये के थी, इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? इसको रिप्लेस कर दिया गया है, के को रिप्लेस कर दिया गया है 1.4 पाई एप्सिलॉन के द्वारा। के को काय के रिप्लेस कर दिया है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के द्वारा। मतलब क्या? ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा वो के बराबर ही होगा, तभी तो हम इसको लिख सकते हैं। जो आधुनिक कांस्टेंट है, कूलॉम का आधुनिक कांस्टेंट जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज करते हैं हम, के का यूज नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका यूज कर रहे हैं तो ये के बराबर ही होगा। मतलब इसका मान किसके बराबर होगा? इसका मान जो है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 इसके बराबर होगा, 100% होगा। यहाँ पर जो ये होता है का एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं क्या? क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ढोल किसके यहाँ बज रहे भैया? आप नहीं कर पाओगे अपने आप को अनम्यूट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। आज थोड़ी सी बात हम परावैद्युतांक के बारे में ही करने वाले हैं। परावैद्युतांक क्या होता है और उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और इसको रिलेट भी करने वाले हैं परावैद्युतांक को। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्या होता है उससे पहले आप ये जान लो इस परावैद्युतांक का इकाई क्या होगी। इसकी भी इकाई निकालना पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि भैया आप खुद ही बोल रहे हो कि के का मान जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो इसकी इकाई भी तो यही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो, के की इकाई हम यहाँ पर रखें, के की इकाई यदि यहाँ पर रखता हूं मैं, के की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये होती है इसकी इकाई। अब मेरे को काय की इकाई चाहिए? मेरे को एप्सिलॉन नॉट की चाहिए। 4 पाई जो है उसकी कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि ये आंकिक मान है, आंकिक मान की कोई इकाई नहीं होती, तो इसको हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की इकाई चाहिए मुझे, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊं, इन सभी मानों को नीचे ले आऊं। इन सभी मानों को नीचे लाऊंगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर से क्या हो जाएगा? या फिर आप समझ सकते हो कि ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको ऊपर भेज दिया बस, एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। अगर इसको ऊपर नीचे भेजेंगे तो इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। या फिर आप सीधी सी याद रखो, इसको तिर्या गुणा कर दिया, ये यहाँ चला गया, ये इसके नीचे आ गया, है ना। तिर्या गुणा कर देंगे तो ये 1 बटे में क्या आ गया? ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की इकाई क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट की इकाई आ गई है। इसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएंगे सबके, n-1 m-2 कूलम का स्क्वायर। जस्ट अपोजिट इकाई हो जाती है के कांस्टेंट के इकाई की तुलना में एप्सिलॉन नॉट की। याद रखेंगे इस बात को आप सभी, है ना। एप्सिलॉन नॉट की इकाई जो है वो ये होती है, और जो ये वाली इकाई होती है कौन सी? के की इकाई होती है वो ये होती है। देखो आप डिफरेंट कर सकते हो दोनों में, इसकी जस्ट अपोजिट। इसमें n प्लस में घात 1 थी, इसमें माइनस में, m प्लस में घात 2 थी, इसमें -2 है। इसमें -2 c की पावर थी, इसमें +2 c की पावर है। तो एप्सिलॉन नॉट की इकाई ये होती है न्यूटन -1
मीटर माइनस 2 कूलॉम का स्क्वायर, है ना। दोनों की इकाई अलग हो जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपन परावैद्युतांक की, परावैद्युतांक होता क्या है, परमिटिविटी होता क्या है। तो इसके ये शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक मैंने मुझे एक साइट मिली है जिस पर जो जिसका यूज कर रहा हूं मैं परावैद्युतांक समझाने के लिए, और शायद कुछ टॉपिक उस पर मेरे को अच्छे भी मिले बाद में भी समझाने के लिए, क्योंकि अच्छी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है ना। वो शायद साइट में आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ जिस यूट्यूब वीडियो से देखकर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ या मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, वो भी आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ आपको। वो वीडियोस भी बहुत शानदार है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो उसका औचित्य नहीं खत्म हुआ। फिर भी उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ शेयर करने में चीजें, मैं किस चीज से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई मायने नहीं रखता वो चीज। आप जो मेरे बारे में सोचें वो सोच सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो आपको शेयर कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद क्या मैं ये बता रहा हूँ, परावैद्युतांक क्या होता है। याद है आपने 10th क्लास में अपवर्तनांक पढ़ा है। अपवर्तनांक याद है कि नहीं, अपवर्तनांक याद है कि नहीं। उसके लिए मैं दूसरे पेज खोल लेता हूँ, तो मैं एप्सिलॉन नॉट समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा डीप हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं डीप में ही पढ़ाना चाहता हूँ आपको। मैं नहीं पढ़ाना चाहता आपको उस तरह से जिस तरह से आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की, है ना। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन आ सकती है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ठीक, आपको याद है 10th क्लास में अपन ने अपवर्तनांक पढ़ा था। अपवर्तनांक किसको बोलते थे, वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच जो है वो एक नियतांक, इसका अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। याद है साइन आई अपन साइन आर। इसकी बात क्यों कर रहा हूं मैं, या आपको एक क्वेश्चन याद होगा, यदि किसी आपको याद होगा जो हम अपवर्तनांक लेते थे, अपवर्तनांक का अगर फॉर्मूला देखें n21 या n12 दोनों की बात कर लें, यदि n21 की बात करें यदि, तो इसको बोलेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। मान लो, चलो ठीक है n ही लिख रहा हूं मैं। याद है अपन किसके सापेक्ष लेते थे सारे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम लेते थे वायु के सापेक्ष, है ना। लिखते थे वायु में प्रकाश की चाल, वायु, आपको मैं बुक दिखा देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ये फालतू में मुंह चलाने की अपेक्षा मैं आपको बुक ही दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए अपवर्तनांक क्या था। मैं उसको अपवर्तनांक से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो चीज उससे अपवर्तनांक से ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको 10th की क्लास की बुक पे ले जाना चाह रहा हूँ। अपवर्तनांक से आसानी से इसको रिलेट किया जा सकता है, इसके कारण से मैं बता रहा हूँ इसको आपको। ये वाला पेज याद है अपवर्तनांक वाला, जहाँ अपवर्तनांक पढ़ा था अपन ने, अपवर्तनांक टॉपिक था बाकायदा, जहाँ प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। वहां पर एक फॉर्मूला आया था n21 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। याद है ये वाला v1/v2। इसी को अपन जो है वो अगर वायु ले लेते हैं, यदि वायु ले लेते हैं, यदि माध्यम 1 जो है वो वायु के सापेक्ष मान रहे थे, तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते थे। ये 10th क्लास में फॉर्मूला देखा था, है ना। n21 है तो ऊपर v1 आ जाएगा, नीचे v2 आ जाएगा। n12 है तो ऊपर v2 आ जाएगा, नीचे v1 आ जाएगा। प्रकाश 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर जो है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को जो है वो अपन अपवर्तनांक बोलते थे। मतलब क्या, यहाँ पर याद है इसका फायदा क्या हो रहा था, इसका फायदा ये हो रहा था, एक क्वेश्चन आता आता है इसको, यानी टेबल याद है, इसमें हर एक चीज का अपवर्तनांक लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हो जाता था, इसी का एक क्वेश्चन आया था आपका इसके जस्ट बाद में, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। याद है इसका आंसर क्या देते थे अपन, इसका आंसर देते थे हम, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब ये है कि जितनी गति प्रकाश की वायु में होगी उससे 2.42 गुना कम गति हीरे में प्रकाश की होगी। याद है अपवर्तनांक उसका ये हो जाता है 2.42, तो मतलब क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड, किसकी, प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी हीरे में, कितने गुना कम हो जाएगी, 2.42 गुना कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत याद आ रहा है ये वाली चीज, ये वाली चीज वहां पर होती थी। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता था, किसी चीज का अपवर्तनांक होता है जो, उसका मतलब ये होता है वायु के सापेक्ष प्रकाश की चाल उसमें कितनी है, ये चीज लिखते थे। यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा है,
यहाँ पर मामला विद्युत के केस में है, तो यहाँ पर विद्युत बल की बात होती है कि विद्युत बल के बारे में क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक की नींव है वो कहाँ से आई है? निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश का जो विद्युत वाहक बल होता है या विद्युत बल होता है ना, वैद्युतीय बल जो होता है वो वायु या निर्वात में कितना है ना, और उसके सापेक्ष यदि कोई दूसरा माध्यम आ गया है उसमें कितना है, उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एक बार मैं इसको जो है वो आपको गणित रूप में, मतलब इसको जो है वो आपको डेफिनेशन के रूप में बता देता हूँ, जिसके कारण से आपको जो है वो चीजें समझ में आ जाए। और कई बार चीजें जब आपको क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं बता नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ। मैं अपन जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चों ने लास्ट क्लास में नायलॉन के बारे में पूछा था और मैं आपको समझा नहीं पा रहा था, मैं कैसे बताऊं। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन कुछ भी बता सकते हैं हमें ना। मैं अगर भूल जाता हूँ तो आप मुझे बता दिया करो कि भैया आप ऑनलाइन भी बता सकते हो नायलॉन। तो वो जो नायलॉन होता है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और नायलॉन जो है वो यहाँ पर ऐसे ही यूज किया जा रहा है। मैं टॉपिक से हट गया हूँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हट गया हूँ, लेकिन नायलॉन जो है वो इस तरह के धागे होते हैं। आप तो मेरे ख्याल से याद आ गया होगा इन धागों को देखकर, ये चिकने धागे होते हैं रंग बिरंगे, ये नायलॉन होते हैं। ये वाली रस्सी भी देखी होगा आपने, जूते का लेस भी देखा होगा, ये नायलॉन होता है। ये रस्सियां देखी होंगी चिकने कलर की जो आती है ना, ये नायलॉन है, ये नायलॉन है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा नायलॉन क्या होता है। वापस आ जाता हूँ मैं इस पर। मैं आपको बात कर रहा हूँ इस वाली साइड की मैं बात कर रहा था आपसे। इस पर जो है वो हिंदी के सारे नोट्स अवेलेबल है, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ आपसे। देखो आप लोग ये पढ़ चुके हो, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है ये देख चुके हो। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, बलून को घिसेंगे या किसी चीज को रब करेंगे तो आवेश कैसे किया जा सकता है। चालन द्वारा आवेश क्या है, आवेशन मतलब चालन द्वारा कैसे कर सकते हैं आवेशन। फिर उसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, वही प्रेरणा के वो अपन जो कांच की छड़ होती है उसको नजदीक ले जाते हैं, छुआते नहीं है, है ना, उससे आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युतदर्शी क्या है, चित्र बनावर कार्यविधि। तो विद्युतदर्शी के बारे में आप जान चुके हो बहुत अच्छे से, क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, उसकी कार्यविधि क्या है, ये सभी आप जानते हो बहुत अच्छे से। आवेश का मात्रा क्या है, विमा परिभाषा सूत्र, विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, निश्चलता का नियम, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, पूरे टॉपिक से दिए हुए हैं बाकायदा। फिर उसके बाद दिया हुआ कूलाम का नियम क्या है, परावैद्युतांक की परिभाषा, ये हम आज देख रहे थे। यहाँ पर परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है, ऊपर वाला हिस्सा मत पढ़ो आप, ये वाला हिस्सा पढ़ो। कूलाम ने अपने प्रयोगों से यह पाया कि निर्वात में विद्युत बल का मान सबसे अधिक व कुचालक माध्यम में विद्युत बल अपेक्षाकृत कम होता है। जाहिर सी बात है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक जो बल है, विद्युत जो बल है, वो हवा में मैक्स उसने पाया, प्रयोगों के द्वारा पाया, हवा में वो निर्वात या फिर हवा में वो मैक्सिमम होता है, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें मिनिमम होता है, उसमें बहुत कम होता है। वो तो वही बोल रहे हैं ये, है ना, जो विद्युत बल होता है वो वायु में ज्यादा होता है और कुचालक पदार्थ में बहुत कम होता है। दोनों आवश्यक माध्यम सुचालक माध्यम होने पर बल का मान शून्य हो जाता है। इसको अभी थोड़ा सा नेगलेक्ट करो। ये अतः ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये मेन डेफिनेशन है आपकी परावैद्युतांक की, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य विद्युत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उससे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब किससे, अगर हम बात करें, जैसे अपवर्तनांक की बात कर रहे थे हम, अपवर्तनांक में क्या करते हैं, वायु में उसकी चाल इतनी है और हीरे में कितनी गुना कम हो जाएगी, 2.42 गुना कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाता था, उसका अपवर्तनांक हो जाता था। यहाँ पर क्या हो जाता है, वायु में विद्युत बल की, इस बल का मान कितना, बल मतलब फोर्स, फोर्स का मान कितना है, और बाकी माध्यमों में उसकी तुलना में कितने गुना कम या ज्यादा हुआ है, वो जो कितना गुना बोलते हैं ना, वो होता है क्या, परावैद्युतांक। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ई आर का फॉर्मूला जो होता है, निर्वात वायु में दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल डिवाइडेड बाय अन्य माध्यम में दो वहां पर क्या कह रहे थे अपन, वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वायु में या फिर निर्वात में आवेशों के मध्य बल बटे में अन्य माध्यमों में आवेश के बल। तो ये वाला जो है वो फॉर्मूला आसानी से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला कौन सा लिखा हुआ है, देखो कूलॉम्स लॉ ही लिखा हुआ है, k q1 q2 अपन r स्क्वायर इक्वल्स टू q1 q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वही फॉर्मूला लिखा हुआ, कोई भी अलग बात नहीं है उसमें। हाँ, यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात ये है, कुछ चीजों का अपवर्तनांक दिए हुए हैं, आपको छोटी स्क्रीन दिख रही होगी, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो है वो माध्यम लिखा हुआ है परावैद्युतांक, तो जो हवा का जो परावैद्युतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 1.00059 होती है। याद है अपवर्तनांक में भी कुछ ऐसी कैसे होता था, हवा की जो वैल्यू होती थी, हवा में जो अपवर्तनांक की वैल्यू होती थी, वो हवा का अपवर्तनांक मैं आपको निकाल के बताता हूँ। वो टेबल याद है, टेबल बनी हुई थी यहाँ पर एक, ये टेबल अभी अपन ने देखी थी। ये वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003, है ना, बर्फ का इतना होता है, इतना होता है, बस अपना ये वाला टेबल का काम खत्म हो गया, आपको माइंड में क्लिक कर गया होगा मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि
ये चीज जो है वो परावैद्युतांक की टेबल है। हवा का जो परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 1.00059 होती है। कांच की 5 से 10 तक वेरी करती है, कुछ भी हो सकती है, वो अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं इसके कारण से। अभ्रक जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो 3 से 6 हो सकती है। पैराफिन मोम जिससे मोमबत्ती बनाई जाती है उसका परावैद्युतांक होता है 2.25। मतलब क्या इसमें इतने गुना कम हो जाएगी। अगर बात करें यदि आप कांच में बात करो तो 5 से 10 गुना स्पीड कम हो जाएगी, किसकी, विद्युत बल की। फिर उसके बाद यदि मोम की बात करो तो उसमें 2 से 2.5 गुना तक कम हो जाएगी। आसुत जल 80 गुना तक कम हो जाएगी। आसुत जल आप सभी जानते हो प्योर फॉर्म होता है जल का, पानी का प्योर फॉर्म होता है आसुत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, भाप से बनता है। उससे में 80 गुना तक स्पीड कम हो जाएगी विद्युत बल। इसलिए तो बोला जाता है कि जो शुद्ध पानी होता है वो कुचालक होता है। निर्वात में कितनी रहती है, एक ही रहती है वो, उससे तो कम ही होती है, वायु से कम हो जाती है उसमें। निर्वात में स्पीड से बह पाती है विद्युत विद्युत बल। ग्लीसरीन आप जानते हो ग्लीसरीन क्या होता है, जो चेहरे पे लगाते हैं, है ना, अपन ने आग भी लगाई है बिना आग लगाए उससे। तो वो ग्लीसरीन में जो है वो 42 गुना कम हो जाती है विद्युत वाहक बल। रबर में देखो 7 गुना कम हो जाती है, तो ही जो अपन को करंट नहीं लगता। तो सोचो बाकी चीज में कितना ज्यादा होता होगा। ऑक्सीजन की लगभग लगभग इतनी रहती है, मतलब ऑक्सीजन जो है विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल उसका हवा के जैसे जैसा लगभग लगभग रहता है। और सूचालक में तो अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है ना। फिर उसके इन्फिनिटी हो जाती है, इसके कारण से जो है विद्युत वाहक उसका जो है वो जो मान होता है विद्युत बल का मान सुचालकों में जो है वो शून्य हो जाता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ था इन्होंने। उसके बाद कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिख दिया इन्होंने। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, या फिर परावैद्युतांक क्या होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अपवर्तनांक का हमने जो है वो रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे अपवर्तनांक में हम बोलते थे वायु के सापेक्ष किसी माध्यम में कितने गुना कम हो जा रही है किसकी, प्रकाश की चाल। यहाँ पर काय के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर विद्युत बल की बात हो रही है कि विद्युत बल कितना कम हो जा रहा है किसकी अपेक्षा में, हवा या निर्वात की तुलना में, किसमें, किसी दूसरे माध्यम में, है ना। वो कुचालक भी हो सकता है। और सुचालक में कितना हो जाता है वो बल, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है वो देखेंगे बाद में। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए कूलॉम्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको जो पता होना चाहिए थी वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब बात कर ले, ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में जो है वो इतनी बातें आपको बतानी थी कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो विद्युत वाहक बल की तीव्रता है वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम में, है ना। और उसका जो वो होता है कांस्टेंट जो होता है उसके बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। कहाँ पर, यहाँ पर ये वाले जो स्क्रीन थी इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो इतनी होती है। न्यूटन इसकी इकाई जो होती है वो कितनी होती है, न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 कूलॉम स्क्वायर, है ना। तो अभी तक अपन ने क्या सीख लिया, अभी तक अपन ने सीख लिया कि भैया कोई तो चार्ज होते हैं, वो चार्ज समान भी हो सकते हैं, समान होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और आकर्षित बल, अब उसका कूलॉम ने क्या करा, वो बल कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया जिसको कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं। जिसमें क्या बोला उन्होंने, उन दोनों चार्ज के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है वो बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो वाला बल। और दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे तो हमें ये वाला प्राप्त होगा, जिसमें के जो है वो कूलॉम कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू जो है वो 9 अप्रोक्सीमेटली होती है, लगभग लगभग, है ना। यहाँ पर लगभग का साइन लगाना चाहिए अपन को। लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम माइनस 2 होती है। इसको हम जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी के रूप में हम के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, जिसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 कूलॉम स्क्वायर होती है। अर्थात कूलॉम ने क्या बोल दिया, कूलॉम ने बोल दिया कि दो अगर कोई चार्ज हैं तो उनके बीच जो बल का मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये उसके बल का मान होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पर जो है वो बात शुरू होती है। क्या के केस में, चूंकि आप लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं आपको, जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो जो है वो सदिश राशि है। यदि दो आवेश हैं Q1 Q2 दोनों ही धनावेशित हैं, दोनों ही कैसे हैं, धनावेशित हैं, दोनों ही, दोनों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, यदि दोनों पर ही धनावेशित धनावेश हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, वो फोर्स कैसा होगा, सदिश होगा। और क्या ये वाला फॉर्मूला हमें इसकी बल की दिशा बता पा रहा है, दिशा पता चल रही है हमको कहीं से भी, नहीं पता चल रही है। मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला अभी अपूर्ण है, गलत है। इसको पूर्ण करने के लिए फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कूलॉम का, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण।
है ना, कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप में व्यक्त करना, कूलॉम लॉ को सदिश रूप में व्यक्त करना, जिसके कारण से हमको एग्जैक्ट पता चले कि वो बल कहाँ लग रहा होता है। तो यहाँ पर आता है फिर कॉन्सेप्ट कूलॉम लॉ का सदिश निरूपण। राइटिंग पे ध्यान ना दें, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इससे अच्छा तो मैं लिख ही देता हूँ उसको। वैसे कूलॉम ऐसे, उस कूलॉम की स्पेलिंग ये होती है ना कूलॉम, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा जाएगा, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एसएमएस लैंग्वेज है ये। के नियम का सदिश निरूपण, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण कैसे किया जाता है, आज अपन ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि अपन सदिश के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब अपन इसको समझ सकते हैं। तो अब बात की जाती है, शुरुआत में करता हूँ वही उसी नियम उसी चीज से। यदि आपके पास दो आवेश हैं, दोनों आवेश जो है एक पर जो है दोनों पर जो है वो धनावेश है, अब एक को मान लिया हमने Q1 और दूसरे को मान लिया Q2, है ना, दोनों ही धनावेश हैं, तो एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे, ये बल लगा रहे होंगे, और बल की दिशा क्या होगी, ये वाला जो है, ये वाला जो चार्ज जो है वो इसको इस दिशा में धकेल रहा होगा ना, इस डायरेक्शन में इसको ऐसे धकेल रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ना, और ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज को ऐसे धकेल रहा होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है वो इसको इस तरफ, ये वाले गोले में थोड़ा सा इसको अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ ताकि चीजें अच्छे से, मैं इसको आवेश को ऐसा गोल ले रहा हूँ। ये मैंने दो समान परिमाण के धनावेश आवेश ले लिए और इनको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया Q2, है ना। दोनों ही कैसे हैं, धनावेश हैं, दोनों ही एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज है कौन सा, Q2, Q1 को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मैंने इसको एक यहाँ पर ऐसा बना लिया, और ये वाला जो चार्ज है जो Q1 है वो Q2 को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। तो मैंने बोल दिया कि ये वाला जो है वो इसको, ये वाला चार्ज कौन सा Q2 जो है वो इसको इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, तो इसको बोल दिया F, है ना। और ये वाला जो Q1 चार्ज है वो इस दिशा में बल लगाएगा, तो इसको बोल दिया F। अच्छा, एक बात आप जानते हो, बल कैसी सदिश राशि है ना, इसको वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया। जब मैंने वेक्टर लगा दिया, क्या आप एक सदिश में आपने जो चीज पढ़ी है, दो वेक्टर कब बराबर होते हैं, उनके परिमाण तो समान हो, मैग्नीट्यूड तो समान हो, साथ ही दिशा भी बराबर होना चाहिए, याद है, दिशा भी बराबर होना चाहिए। हम दो सदिशों को कब बराबर बोलते हैं, जब परिमाण बराबर हो तो ठीक है, लेकिन उनकी दिशा भी बराबर होना चाहिए। ये बात अपन ने देखी थी, कैसे देखी थी, ये बात ऐसे देखी थी, यदि दो वेक्टर लिए थे हमने, एक इस डायरेक्शन में था और एक इस डायरेक्शन में था, है ना, अगर उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग है ना, तो ये वेक्टर कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। सेम केस यहाँ पर भी देखो, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों के अपोजिट है, तो इन फोर्स को जो है वो हम केवल केवल और केवल एफ सदिश नाम नहीं दे सकते, एफ वेक्टर नाम नहीं दे सकते, इसको हमको कुछ और नाम देना पड़ेगा। वो नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इस फोर्स की बात करें, हम इस पे बात करें, तो हम इसको नाम क्या देंगे, इस पर किस पे बल लग रहा है, सेकंड आवेश पे बल लग रहा है ना, तो दूसरे आवेश पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, पहले आवेश के द्वारा, इसलिए हम लिखेंगे इस वाले बल को F21, है ना, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा बल, ठीक है, इसको F21 बोलेंगे। इसी आधार पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा बल, यानी कि F12। अब अपने पास दोनों अलग अलग नाम हो गए, ये दोनों फोर्स अपन अलग अलग बता सकते हैं, इसका नाम क्या है F12, इसका नाम क्या है F21, है ना। इन दोनों में से हमको कोई एक फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, एक फोर्स क्या होगा। अच्छा, इसी बीच एक चीज अपन भूल रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो अभी भी R ही है, वो अभी भी कितनी है, R ही है, उसको ना भूल जाना, है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा आपको, दो बल काम कर रहे हैं F21 और F12। अब हमें क्या करना है, इसकी गणना करना है, तो जाहिर सी बात है हमें कोई सा एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप F12 चूज कर लो या F21 चूज कर लो, कोई सा भी चूज कर सकते हो। अपन जो भी निकालेंगे उसके विपरीत अपन दूसरा वाला भी निकाल के आपको बता देंगे, दूसरा वाला भी अपन निकालेंगे। अभी जो मैं चूज कर रहा हूँ वो F21 चूज कर रहा हूँ, है ना। तो यदि हम मैं बात करूं कि इन दोनों आवेश के बीच जो है वो F21 बल जो है वो मुझे ज्ञात करना है, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी F21। अच्छा, ये ज्ञात करना है तो हमने अभी हाल इसका फॉर्मूला पढ़ा पूरा कूलॉम लॉ से, वो इतना तो होता है, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, थोड़ी देर ये लिखने से पहले मुझे ये बताओ, आपको याद है हम कोई सी सदिश क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
लास्ट क्लास में पढ़ा है अपन ने, पहले तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये वाला एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड मॉड में, और उसकी दिशा लिखते हैं, याद है उसकी दिशा क्या है, ये लिखते हैं ना। ठीक, बस इसको इसी को रिवाइज करवाना था आपको। तो यहाँ पर जो हम अभी लिख रहे हैं कूलॉम लॉ के द्वारा, ये हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं किसका, इस बल का, वो कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या लिखा अभी हमने पूरा, ये परिमाण लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन बाकी है ना, तो यहाँ पर हमको डॉट करके इसकी डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्शन भी चाहिए पड़ेगी, तब तो हम पूरा सदिश लिख पाएंगे। ये सदिश पूरा तभी होगा जब हम इसकी डायरेक्शन भी लिख देंगे। तो डायरेक्शन ऑफ F21 F21, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इसको सदिश के रूप में लिखते हैं तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आपको ये भी मालूम है कि यार डायरेक्शन जो है वो ऐसी नहीं लिखी जा सकती, हम ऐसा नहीं लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए एक चीज यहाँ पर आपको समझना पड़ेगी, एक नई चीज का इजाद करूंगा मैं, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर F21 डायरेक्शन के ये वाला फोर्स ज्ञात कर रहे हैं ना अपन, इसी के जैसा एक और पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। वो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसको हम नाम देंगे R21। R21 देखो डायरेक्शन सेम है, हमको क्या ज्ञात करना है, देखो ओवरऑल हमको क्या ज्ञात करना है, बस हमको ये ज्ञात करना है। मैग्नीट्यूड तो हमको कूलॉम लॉ ने पहले दे दिया, ये वाला मैग्नीट्यूड दे दिया। अगर हमको ये पता चल जाए कि डायरेक्शन ऑफ F12, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, हमको इसको गणितीय रूप में लिखना ही पड़ेगा, हर बार गणितीय रूप में लिखना पड़ेगा। ये पता चल जाए कि डायरेक्शन किस दिशा में, इस फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, वो पता चल जाए हमको, तो हम क्या पता कर सकते हैं, हम हमारा पूरा के पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, बस केवल डायरेक्शन ढूंढना है। तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर ही कहलाता है ना, तीर से दर्शाते हैं वेक्टर को। मैंने क्या करा, एक पोजीशन वेक्टर का यहाँ पर निर्माण कर लिया। उस पोजीशन वेक्टर को जो है वो मैंने ऐसा इसी डायरेक्शन में बना, किस डायरेक्शन में, F21 की डायरेक्शन में, और उसको नाम क्या दिया, उसको नाम दिया पोजीशन वेक्टर R21 और वेक्टर बना दिया। इतना क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ भी नहीं कर रहे अपन, क्या कर रहे हैं, सदिश का निरूपण कर रहे हैं अभी, है ना, काय का, कूलॉम लॉ का सदिश निरूपण कर रहे हैं। तो अपन ने ये चीज यहाँ पर क्लियर कर ली। ठीक, अब उसके बाद देखना फिर से वही बात आ जाती है, यार अभी तुमने पोजीशन वेक्टर बनाया R डैश का, जाहिर सी बात है ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, R21 यदि कोई वेक्टर है तो इसको हम स्प्लिट करके, इसमें भी परिमाण और दिशा दोनों ही होंगी। सदिश में जानते हो आप, इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो परिमाण क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जिसको हम मॉड में लिखते हैं, इसके साथ इसकी क्या होगी, दिशा होगी आर कैप, जो कि क्या है R21 का कैप, R21 का कैप। अच्छा, ये क्या दिखाता है, ये R21 क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। हमको इसकी जरूरत है क्या R21 के मैग्नीट्यूड की, नहीं है, हमको इसकी जरूरत है डायरेक्शन की। क्यों, क्योंकि जो इस चीज का डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा। और हमें ओवरऑल क्या चाहिए, हमको तो बस इसका डायरेक्शन ही चाहिए, बस इसी की कमी है हमारे पास। तो हमने क्या कर लिया, एक पोजीशन वेक्टर बना लिया R21, और इसकी डायरेक्शन हमको पता चल गई वेक्टर के फॉर्मूले से कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, R∩21 होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। मतलब क्या, मतलब ये कि इस फॉर्मूले में मैं डायरेक्शन ऑफ F21 को रिप्लेस कर सकता हूँ R∩21 से। ये अगर समझ में आ गई बात तो पूरा के पूरा मामला सेट है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको ओवरऑल, देखो कूलॉम ने अपन को स्केलर क्वांटिटी में इसका मान तो दे दिया था अपन को, ये वाली चीज जो है वो अभी स्टार्टिंग में पता चल गई जब अपन ने इसको सॉल्व किया। ये वाला मान तो हमको यही पता चल गया था, कूलॉम लॉ यहाँ पर जब हमने लिखा था, कहाँ लिखा था, मिटा दिया मैंने, महान हूं मैं भी। कूलॉम लॉ का स्केलर क्वांटिटी यही थी ना, ये तो हमको पहले ही पता चल गई थी ना। तो हमने जो है वो ये तो पहले से ही पता थी, हमको क्या चाहिए, केवल जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है, अभी मैं इस बल की बात कर रहा हूँ, तो वो बल किस दिशा में लग रहा है वो पता चल जाए हमको गणितीय रूप में। अगर वो पता चल जाएगा तो हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, हम जो है उसकी दिशा बता पाएंगे। अभी तक हम दिशा नहीं बता पा रहे थे, तो दिशा बताने के लिए क्या करा मैंने एक पोजीशन वेक्टर का निर्माण किया, Q से Q1 के किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या है, F21 है। इस डायरेक्शन में था तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर R21 इसको बना लिया। अच्छा, ये वेक्टर है, जाहिर सी बात है वेक्टर को तीर से दर्शाते हैं, लास्ट क्लास में देखा अपन ने। वेक्टर इसको मैं R21 को वेक्टर में लिख सकता हूँ। जो वेक्टर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से।
इस पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जो कि कितनी है आर कैप 2 1, ये वाली जो डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन तो फोर्स की है, बिल्कुल है। तो हम इसकी डायरेक्शन में R21 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिखा जा सकता है। और वही मैं लिखूंगा भी। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर जो है वो इसकी डायरेक्शन लिख ले रहा हूँ। वो डायरेक्शन कितनी है, इस फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाऊंगा और क्या लिख लूंगा, F21 ये तो एज इट इज था हमको, और मैग्नीट्यूड भी हमको पता था। तो मैग्नीट्यूड कितना था कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो यहाँ तक ठीक था। अब डायरेक्शन ऑफ F2 को हमको गणित सदिश फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप 2 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, कूलॉम वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। आप इसी को बोल सकते हो, यही जो है वो सदिश निरूपण है किसका, कूलॉम के नियम का। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, टाइम अप हो गया है। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग, फिर से ज्वाइन करो सभी लोग, फिर से ज्वाइन करो।